Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. ट्रांसफर्स 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 एक नया दिन और वही पुरानी और कुछ नई न्यूज़ लेकर आपके सामने वापस बैठा हूं। देखो यार, फ्रेंकी डियोंग वाला सिनेरियो चल रहा है, सबको पता है। बट उससे पहले जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबको पता है कि भाई क्रिश्चियन एरिक्सन फ्री एजेंट बन जाएंगे, क्योंकि उनका जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट था ब्रेंटफोर्ड के साथ वो एक्सपायर हो रहा है। अभी तक उन्होंने किसी भी क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। ही विल बी ट्रीटेड एज अ फ्री एजेंट। इवन अभी ब्रेंटफोर्ड के साथ वो दोबारा नेगोशिएशन करने के लिए रेडी नहीं हुए हैं। यूनाइटेड के बारे में न्यूज़ ये आई है कि यूनाइटेड आर रियली रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग क्रिश्चियन एरिक्सन ऑन बोर्ड। अब देखो, मेरा ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे परसेप्शन बदल चुका है। मैं अभी बहुत कुछ दिन पहले तक ये सोच रहा था कि लेट्स नॉट गो फॉर क्रिश्चियन एरिक्सन बिकॉज एक अनसर्टेनिटी है उनके केस में। दूसरी चीज ये भी है कि ब्रूनो है, तो फिर क्रिश्चियन एरिक्सन क्यों चाहिए है। लेकिन अब आई वांट कि ब्रूनो को कंपटीशन देने के लिए क्रिश्चियन एरिक्सन जैसा बंदा हो, जो कि अगर आप देखो कि इवन आफ्टर हिज सर्जरी और जो भी उनको हार्ट इश्यूज हुए हैं, उसके बाद जब वो ब्रेंटफोर्ड में वापस आए हैं, उस दिन से लेकर ब्रेंटफोर्ड के सीजन के लास्ट डे तक की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, आपको फर्क समझ में आएगा कि क्रिश्चियन एरिक्सन लेकर क्या आते हैं टीम में। और जब एक प्लेयर रहता है ना बेंच पे, और एक ऐसा प्लेयर जो कि आपको पता है कि अगर उसको मौका मिलेगा और अगर उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो आपकी सीट खतरे में पड़ जाएगी, उस तरह का प्रेशर हमें डालना पड़ेगा ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में ब्रूनो के ऊपर कोई प्लेयर ऐसा है नहीं जो प्रेशर डाल पाए। क्या आप युआन माटा से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं। क्या जेजे लिंगार्ड वो प्लेयर हो सकता था? नहीं। एनकुंकू अगर आता है तो एनकुंकू प्रेशर डालता। लेकिन क्या हम उस तरह की लग्जूरियस स्टेट में हैं कि हम एनकुंकू को ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि एनकुंकू आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज क्लियर भी कर चुके हैं कि वो पीएसजी वापस जाना चाहते हैं। और एनकुंकू यार, चैंपियंस लीग फुटबॉल का सपना छोड़कर अगर मैड्रिड उनके लिए जाएगी या फिर लिवरपूल जाती है या फिर मैं कह रहा हूँ पीएसजी जाएगी, तो वो क्यों यूनाइटेड आना चाहेंगे? है ना? यहाँ पर क्रिश्चियन एरिक्सन जो कि फ्री एजेंट हैं, उनके पास ऐसा सुनने में आया है कि आर्सेनल जा सकती है उनके लिए, एवर्टन जा सकती है, स्पर्स जा सकती है, ब्रेंटफोर्ड तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन रहेगा ही उनके लिए, क्योंकि वो थॉमस फ्रैंक के अंडर काम कर चुके हैं 6 महीने। और लेटेस्ट न्यूज आई है यूनाइटेड के रिगार्डिंग। देखो, अभी तक मैं यही जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि मैं नहीं चाहता था क्रिश्चियन एरिक्सन आए, लेकिन अगर क्रिश्चियन एरिक्सन आएंगे तो सबसे पहली चीज जो हमारी बचेगी वो है ट्रांसफर फी। जो भी हम प्लेयर लेकर आएंगे उसके केस में हमें ट्रांसफर फी देनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें ट्रांसफर फी किसी से नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दी एजेंट फी और जो वेजेस हम पे करेंगे और जो बोनस हम पे करेंगे क्रिश्चियन एरिक्सन के केस में। उसके साथ ही साथ एक प्लेयर आ जाएगा और हमें मिडफील्ड में सीडीएम और सेंटर मिड प्लेयर के लिए बजट भी बच जाएगा। अब अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हम अगर फ्रेंकी डियोंग लेकर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगर हम डेक्लन राइस लेकर आएंगे तो भी हमें 80 टू 85 मिलियन पे करना ही करना पड़ेगा। जितना हम फ्रेंकी डियोंग के लिए पे करने को हमसे डिमांड कर रही है बार्सिलोना, सेम अमाउंट हमें डेक्लन राइस के लिए भी अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उस केस में जो हमारा अभी करंट बजट ऑफर किया जा रहा है, जो जैस पर रिपोर्ट्स के 130 मिलियन 120 मिलियन यूनाइटेड देगी अपनी तरफ से, और साथ ही साथ 55 से 60 मिलियन जो जनरेट होगा सेल से, और जो फ्री एजेंट बन रहे हैं ना जितने भी छोड़ के गए हैं, उससे हमने 45 मिलियन की अपनी धनराशि एकत्रित कर ली है। तो 120 वो 45 ये 165 हो गया, और इक्का दुक्का सेल से हम 30-35 मिलियन और जनरेट कर लेंगे, तो अराउंड 200 मिलियन का बजट होगा।
तो उस केस में अगर हम फ्रेंकी डियोंग लेकर आ रहे हैं 80 में और एरिक्सन लेकर आ रहे हैं हम फ्री एजेंट के तौर पर, दो साइनिंग होगी हमारी। जूरियन टिम्बर अगर हमारा आ रहा है 35 से 40 मिलियन के बीच में, तो 120 मिलियन 125 मिलियन ये हो गए। फिर आप बचे हुए 75 मिलियन में 70-80 मिलियन में आराम से साइनिंग कर सकते हो एक राइट विंगर की, ठीक है ना, और एक स्ट्राइकर की, जो कि आपको लाना ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड अकेले रोनाल्डो के भरोसे अगले सीजन में नहीं जा सकती। उसके सबसे पीछे सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? जो इस सीजन हमने देखा, हमने एक्सपीरियंस किया कि जब कवानी नहीं थे, जब मार्शल को हमने उधर से सेविया भेज दिया था लोन स्पेल पे, तब रोनाल्डो को उस फेज से निकालने वाला कोई प्लेयर नहीं था, जब रोनाल्डो इंजर्ड थे और फिर भी हम उन्हें जबरदस्ती खिला रहे थे। और जब रोनाल्डो के फॉर्म में थोड़ा डिप आया था, तब भी हमारी मजबूरी बन गई थी कि हम रोनाल्डो को ही उस जगह पे खिलाएं, क्योंकि रिप्लेसमेंट कोई नहीं था। रोनाल्डो इज नॉट गेटिंग एनी यंगर, रोनाल्डो की एज ही हो रही है, लिमिटेशंस भी आएंगी, और इस केस में आपको एक बैकअप नंबर 9 चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये मान के चलो कि मार्शल नहीं रुकेगा। मार्शल बहुत ही सपने संजोकर गए थे सेविया में, बट वहां से उनके प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया कि ये डील हमने जो सोची थी उस जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, और हमें बेसिकली घाटा ही हुआ है। और क्यों नहीं होगा? वेजेस सेविया ने पे करने के लिए भाई रेडी हो गए थे वो। उन्होंने बहुत सपने संजोए थे कि मार्शल आकर हमारा जो सीजन है वो थोड़ा सा बेहतर कर देंगे, लेकिन मार्शल ने आकर कुछ खासा किया नहीं उनके लिए। और जब मार्शियल सेविया में जाकर नहीं कर पाए, तो यूनाइटेड में तो उनको एक नए मैनेजर के अंडर खेलना पड़ेगा, एक डिमांडिंग मैनेजर। अब ये यूनाइटेड वो यूनाइटेड नहीं है जो लिबर लिबर करे, ये यूनाइटेड अब डिमांड करेगी प्लेयर से कि परफॉर्म करके दिखाओ। और बेसिकली यूनाइटेड डिमांड करे ना करे, लेकिन ये मैनेजर डिमांड करेगा अपने प्लेयर से कि तुम परफॉर्मेंस देकर दिखाओ। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि ब्रूनो के ऊपर प्रेशर डाला जाए, ब्रूनो के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाए कि उनको समझ में आए कि अब he cannot go out on the field and can shit himself week in week out, जो कि उन्होंने इस बार बहुत सारे मैचेस में किया। ऑल्सो रेशफोर्ड के बारे में भी जो खबरें आ रही हैं कि रेशफोर्ड विल ट्राई टू विन ओवर टेनहैग। सबसे पहली चीज तो ये है कि पहले एंथनी लैंगा से बेहतर परफॉर्म करके दिखाओ जितने भी प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे तुम्हें उनमें। उसके बाद टेनहैग ये डिसीजन ले कि उनको फर्स्ट 11 में खिलाना कैसे। और देखो, फिर से वही बात कहूंगा मैं, इफ यू रियली वांट टू यूज रैशफोर्ड, यूज हिम ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, डोंट वेस्ट हिम ऑन द राइट साइड भाई। द गाय इज एज यूजलेस एज आई एम, इन अ फुटबॉल फील्ड। सही में ये हकीकत है। मैं फुटबॉल पिच पर और रैशफोर्ड राइट विंग पर उतने ही खराब हैं, बराबर लेवल पे। क्योंकि उसकी जो टेंडेंसी है ना कट इन करके गेम जनरेट करने की, वो राइट विंग पे बिल्कुल डेड हो जाती है। हाँ, नंबर वाइज अगर मैं बात करूं, तो रैशफोर्ड का गोल कंट्रीब्यूशन, अगर मैं असिस्ट वगैरह की बात करूं, तो राइट हैंड साइड से आता है। क्यों? क्योंकि वो अपना नेचुरल गेम ही नहीं खेल पाता, उसको फोर्स किया जाता है कि भाई तू कर 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 कर। लेकिन उस केस में वो पूरा टीम का जो बैलेंस है वो भी डिसरप्ट करता है, और साथ ही साथ जो खुद का नेचुरल गेम है वो भी उसका खराब होता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंकी डियोंग की। और भाई देखो, जिसको दिक्कत हो रही है कि मैं डेली डिस्कस करता हूं, तो भाई ट्रांसफर्स की जब वीडियोस बनेंगी तो फ्रेंकी डियोंग डेली डिस्कस होगा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आप रोक लगाइए ट्रांसफर रूमर्स के ऊपर कि वो क्यों आ रहे हैं। सबने देखा नेदरलैंड्स वर्सेस बेल्जियम वाला गेम, उसमें फ्रेंकी डियोंग ने आग लगा रखी थी। और अगर मैं यूनाइटेड के बोर्ड में बैठा हुआ होता ना, अभी तक मैंने ऑफर दे दिया होता बार्सिलोना के हाथ में कि लो पकड़ो पैसा। अब देखो, वही वाली बात है कि ठीक है प्लेयर नहीं आना चाहता, लेकिन कम से कम कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स नेगोशिएट करने की कोशिश तो करो डीलिंग क्लब के साथ, जो सेलिंग क्लब है। अभी तक हमने वो शुरू नहीं किया था। परसों रात में जब फेब्रिजो रोमानो ने ये चीज बोली है कि नाउ यूनाइटेड आर गोइंग फॉर देयर वेरी फर्स्ट कॉन्वर्जेशन विद बार्सिलोना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाह रही है, तब ये चीजें शुरू होंगी। उसमें एक रिपोर्ट भी आई थी कि जावी ने खुद फ्रेंकी डियोंग के साथ मीटिंग की, और उन्होंने ये बोला है कि क्लब आपको बेचने को तैयार बैठा है, और बोर्ड में बैठे लोगों को नहीं लगता कि आपने अच्छा सीजन परफॉर्म करके दिखाया उनको। फ्रेंकी डियोंग का उस मैच के बाद ना, बेल्जियम वाले मैच के बाद जो स्टेटमेंट आया है, कहीं ना कहीं वो चीज दिखाता है कि फ्रेंकी डियोंग ने एक्सेप्ट कर ली अपनी फेट। और उन्होंने ये जो चीज बोली है, देखो मैंने कल वॉच उसमें लाइव स्ट्रीम में भी ये चीज बोली थी कि कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ से खुंदक के तौर पे मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे नेशनल टीम की फुटबॉल ज्यादा सूट करती है इन कंपैरिजन जो कि मैं बार्सिलोना में खेल रहा हूँ।
तो अब देखो, या तो ये इस वजह से है कि वो बार्सिलोना के जो हायरकी में बैठे लोग हैं उनके द्वारा जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं फ्रेंकी डियोंग के ऊपर, उनको दरकिनार कर रहे हैं कि देख लो, गलती मेरे में नहीं है, गलती कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसमें भी है। ठीक है ना, जिसके मैं थोड़ी बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि कोमन के अंडर वाला अगर आप टेन्योर देखोगे फ्रेंकी डियोंग का, तो आप उसके बेसिस पे उस प्लेयर का ट्रू पोटेंशियल नहीं जस्टिफाई कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पर जावी के अंडर उन्होंने जितना गेम खेला है उसमें वो थोड़े निखर कर आए हैं, और विद टाइम वो और बेटर कर सकते हैं। लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बार्सिलोना का फ्रेंकी डियोंग को बेचना मुझे तो इनएविटेबल लग रहा है। अब कौन सा क्लब जाएगा कौन सा क्लब नहीं जाएगा वो दूसरी बात है, लेकिन आई थिंक फ्रेंकी डियोंग ने भी अपनी फेट अब एक्सेप्ट कर लिया कि उनको बार्सिलोना छोड़ के जाना ही जाना पड़ेगा। एरिक टेन हैग डिमांड कर रहे हैं कि फ्रेंकी चाहिए ही चाहिए, और आई थिंक उस दिन वाला गेम देखने के बाद मेजोरिटी फैन बेस भी डिमांड कर रहा हो कि उनको फ्रेंकी डियोंग मिडफील्ड में चाहिए ही चाहिए। फ्रेंकी डियोंग का बेसिक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ही इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर फॉरवर्ड एंड योर बैकलाइन। क्योंकि जो काम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, डॉनी वेंडबिक करेगा, डॉनी वेंडबिक करेगा, डॉनी वेंडबिक नहीं कर सकता, बिकॉज डॉनी वेंडबिक इज नॉट अ बॉल कैरियर। फ्रेंकी डियोंग ने बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि आई वांट टू बी द फर्स्ट पर्सन जो कि बॉल रिसीव करे डिफेंस से, और जो कि वहां से गेम रन करे। तो ऐसा कमांडिंग आपको एक मिडफील्डर चाहिए होता है मिडफील्ड में। ठीक है ना, और ऐसा कमांडिंग प्लेयर चाहिए होता है, ऐसा डिमांडिंग प्लेयर चाहिए होता है जो कि खुद डिमांड करे कि बॉल मुझे दो। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि बॉल अपने पैर पर आके ना घबरा जाते हैं। प्राइम एग्जांपल मैकटोमने, बंदे को समझ नहीं आता कि अगला मूव क्या करना है, इसीलिए वो साइडवेज पास कर देता है। और यही चीज यूनाइटेड की मिडफील्ड में सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है यूनाइटेड की, कि बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, आप 70% पोजेशन रखे हुए हो, लेकिन वो 70% पोजेशन रखने का फायदा क्या है अगर आप गेम को डिक्टेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कोई अटैकिंग थ्रेट्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो सामने वाली टीम के ऊपर। तो फ्रेंकी डियोंग वो सारी चीजें लेकर आएंगे, और इस केस में एरिक टेनहैग से बेटर कोई मैनेजर नहीं होगा जो कि फ्रेंकी डियोंग पे लगे हुए एलिगेशंस को गलत साबित कर दे, यूनाइटेड में लाकर उससे परफॉर्मेंसेस निकलवा कर। और भाई देखो, हम तो हैं बेशरम, यूनाइटेड का फैन बेस, मैं तो कह रहा हूँ सारे यूनाइटेड फैंस से, ठीक है ना, चाहे वो नए हो पुराने हो कोई भी हो, कोई एलिगेशन लगा रहा है ना कि तुम हो जिद्दी, तुम हो जलील, एक्सेप्ट कर लो, कर, कोई कोई दिक्कत नहीं एक्सेप्ट करने में। मैं जलील हूं, मैं, भाई हाँ ठीक है, मुझे फ्रेंकी डियोंग चाहिए, फ्रेंकी डियोंग 10 बार मना कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं फ्रेंकी डियोंग पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेंकी डियोंग आकर हमें इंप्रूव करेगा। और भाई मेरे क्लब को अगर कोई इंप्रूव कर रहा है, 10 बार अगर मना कर रहा है, मैं 11 बार 12 बार जाके उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हर कोई प्लेयर एक बार में नहीं आ जाता, कभी कभी जरूरत से ज्यादा कन्विंस करने की नीड पड़ती है, और वही इस वक्त पड़ रही है यूनाइटेड के अगर मैं सिनेरियो में बात करूं तो। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड ने अपने पैरों पर खुद को लाड़ी मारी। ना यूनाइटेड चैंपियंस लीग से बाहर होती, ना फ्रेंकी डियोंग को इतना सोचना पड़ रहा होता। देखो, जो सारे फैंस बेसिकली यूनाइटेड के लिए ये कह रहे हैं ना कि रोनाल्डो यूनाइटेड में रुक रहा है, वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दे रहा है। आई एग्री, रोनाल्डो वो चीज कर रहा है, और जिस दिन प्रीमियर लीग की विंडो का आखिरी दिन होगा ना और रोनाल्डो रुक गया यूनाइटेड में, ये दोनों फ्रेम बराबर पे कर दूंगा मैं, रूनी और रोनाल्डो के। अभी नहीं कर रहा मैं, बिकॉज मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ होगा या नहीं होगा। फ्रेंकी डियोंग अगर आ जाएगा यूनाइटेड, अगर उसके टेबल पे ऑफर होगा मैन सिटी का और पीएसजी का, भाई आई विल रिस्पेक्ट दैट गाय, बिकॉज कहीं ना कहीं वो खुद को प्रूव करने आ रहा होगा, और वो चैंपियंस लीग अगर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो बहुत बड़ा डिसीजन होगा उसके करियर में, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी सिटी जाने की, और सिटी जाकर श्योर शॉट वो कम से कम 1 से 2 ट्रॉफी जीत सकता था। पीएसजी जाएगा, डेफिनेटली लीग जीत जाएगा। अगर वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड आएगा तो भाई इट विल बी अ बिग बूस्ट टू ऑल यूनाइटेड प्लेयर्स, फैन बेस एंड एब्सोल्युटली द मैनेजर, बिकॉज मैनेजर की पहली डिमांड ही है कि वो फ्रेंकी डियोंग को लेकर आए। जूरियन टिम्बर के केस में भी न्यूज यही है भाई, कि जूरियन टिम्बर थोड़े से अभी यू नो डाउटफुल हैं कि अगर मैं चला गया यूनाइटेड में तो क्या मुझे प्लेइंग टाइम मिलेगा, क्या मैं रेगुलर स्टार्टर बनूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आई थिंक एंड आई फील कि जूरियन टिम्बर जिस दिन यूनाइटेड आएंगे उनको इनहेरिट कर दिया जाएगा सीधे स्टार्टिंग 11 में, क्योंकि हम सब ने देखा कि फ्रांस के गेम में भी राफेल वरान इंजर्ड हो गए। राफेल वरान जैसे इंजरी प्रोन प्लेयर पे आप गैम्बल इतने लंबे टाइम तक नहीं खेल सकते, तो वो कितने टाइम तक फिट रह पाएंगे। मैगवायर
जिस तरह की रन ऑफ फॉर्म में है, आई डोंट थिंक ही विल बी अ ग्रेट एडिशन। ठीक है ना, अब वो बात अलग है कि अगले सीजन में कौन कैसा परफॉर्म करने वाला है, आई कांट प्रेडिक्ट। सेम कैन बी सेड अबाउट विक्टर लिंडलॉफ। नाउ अगर वो सेंटर बैक के पोजीशन में खेलेंगे भी नहीं, तो ही कैन प्ले एज अ राइट बैक, बिकॉज वैन बिसाका आई थिंक एंड आई फील इज लीविंग फॉर श्योर। ऑल्सो डिएगो डेलो इज नोवेयर नियर द लेवल्स ऑफ ट्रेंट आर्नल्ड और रीस जेम्स। तो ठीक है ना, ट्राई करके देखेंगे ना जूरियन टिम्बर को, जूरियन टिम्बर क्या ऑफर करेगा। तो आई थिंक जूरियन टिम्बर का फर्स्ट टीम 11 में इंक्लूजन तो इनएविटेबल है। उसके साथ ही साथ और कौन सी साइनिंग्स कर सकती है यूनाइटेड, क्योंकि कमारा तो देखो चला गया हाथ से, वो एस्टन विला ने साइन कर लिया। अब क्या हम बिसूमा के लिए जा सकते हैं, क्या हम हैदारा के लिए जाएंगे, या फिर हम ऑप्शन देखेंगे जाके छोटे छोटे लीग्स में, कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है ना, जैसे हम सबको पता है एडसन अल्वारेस की भी न्यूज आई है कि आयक्स, अब आयक्स एक साथ अपने 4-5 प्लेयर तो रेड नहीं करने देगी यूनाइटेड को। ठीक है, हमसे हमदर्दी है, वेंडसार इज अ फॉर्मर प्लेयर, बट अभी वो करंटली आयक्स के लिए काम कर रहा है, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा कि भाई चलो ठीक है, हम अपनी तुम्हें गृहस्थी लुटा देते हैं और हम भाई सब कुछ खो के और इस सुख में बने रहेंगे कि हमने अपने साथी की मदद कर दी और फॉर्मर मैनेजर की हेल्प कर दी। नहीं भाई, कोई क्लब इतना चूतिया नहीं होता। तो यही छोटा सा पार्ट था कल जो कुछ भी हुआ ट्रांसफर मार्केट में, और जितनी भी न्यूज निकल कर आई हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्रिश्चियन एरिक्सन को साइन करना यूनाइटेड के लिए सही रहेगा या नहीं। और ये जो फ्रैंकी डियोंग का स्टेटमेंट आया था, क्या आपको लगता है कि आउट ऑफ रेज आया था, या फिर बस वो एक रैंडम स्टेटमेंट था। और उसके साथ ही साथ यार, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम में बहुत हेल्प होती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड बहुत दिनों से नहीं बोला है, आज बोलूंगा, वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।